दोस्तों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें। दोस्तों, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुना ही होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, मगर आपने शायद ही कहीं सुना हो कि एक कत्ल को छुपाने के लिए किसी ने 9 कत्ल कर दिया हो। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये पूरी तरह से सच है। तेलंगाना काम करने गए बिहार के संजय यादव को वहां काम करने वाली रफ़ीका नाम की महिला से प्यार हो जाता है, मगर कुछ समय बाद ये प्यार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां एक के बाद एक कुल 9 लाशें गिर जाती हैं। आखिर कैसे 9 लोगों की मौत हो जाती है, इन सब मौतों के पीछे किसका हाथ था, रफ़ीका संजय की अधूरी प्रेम कहानी क्या है, आइए जानते हैं सब कुछ। पूरी कहानी जानने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी, तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द कीप क्राइम में। मार्च 2020 में कोरोना वायरस ने तेज़ी से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। इस कारण 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन के कारण जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वहीं फंस कर रह गए थे। तेलंगाना के वारंगल जिले के गुरईगुंडा गांव में साईं ट्रेडर्स नाम की बोरी बनाने की एक फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज़्यादातर लोग बिहार और बंगाल के थे, मगर लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री का काम भी बंद हो गया था। यहाँ काम करने वाले मजदूर भी फैक्ट्री में कैद होकर रह गए थे। फैक्ट्री में काम जरूर बंद हो गया था, मगर पहले का स्टॉक अभी भी फैक्ट्री में मौजूद था, जिसे ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर को सप्लाई किया जा रहा था। मई महीने में फैक्ट्री के मालिक को कुछ ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने पर वो अपने एक पिकअप ड्राइवर को बोरी लोड करने के लिए भेजता है और कहता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वहाँ मौजूद हैं, वो तुम्हें बोरी लोड करके दे देंगे। आदेश के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी लेकर फैक्ट्री के बाहर जाता है और फैक्ट्री का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर लोगों को आवाज़ देने लगता है, मगर वहाँ चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देता है। फैक्ट्री के अंदर किसी को ना पाकर ड्राइवर फैक्ट्री के मालिक को बताता है कि फैक्ट्री के अंदर तो एक भी मजदूर नहीं है, जबकि फैक्ट्री में कम से कम 10 मजदूर होने चाहिए थे। फैक्ट्री मालिक ने इस बात की जानकारी अपने पार्टनर को दे दी और वो दोनों कुछ और लोगों को लेकर फैक्ट्री में आते हैं और मजदूरों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं, मगर उन मजदूरों का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। फिर भी सभी लोग तलाश में लगे रहते हैं। धीरे धीरे दिन के 2 बज जाते हैं, तभी कुछ लोग तलाशी करते करते फैक्ट्री से थोड़ी दूर पर मौजूद एक कुएं तक जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति बस यूं ही कुएं के अंदर झांकने लगता है तो अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी के लोग भी कुएं की तरफ जाते हैं। जब लोग कुएं के अंदर देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कुएं के अंदर उन्हें 4 बोरियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। बोरी नज़र आते ही तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर आती है और चारों बोरियों को वहां से निकालती है। बोरी से मजदूरों की लाश निकलती है। फैक्ट्री मालिक पहचान करते हैं कि ये चारों इस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार वाले हैं। मरने वालों की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा खातून, बेटी बुशरा खातून और 3 साल के बेटे बबलू के रूप में होती है। लेकिन 5 लोग अभी भी लापता थे। उनकी भी तलाश शुरू होती है, लेकिन उनका भी कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अंत में फिर से पुलिस वाले कुएं की गहराई में उतरकर खोजने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं की गहराई में जाती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। दरअसल कुएं की गहराई से एक के बाद एक 5 और लाशें बरामद की जाती हैं। मतलब इस कुएं से अभी तक 9 लाश बरामद हो चुकी थी। इन 5 की पहचान 20 साल के शहबाज आलम, 18 साल के सोहेल खान, 30 साल के मोहम्मद शकील, 22 साल के श्याम और श्री राम के तौर पर होती है। एक साथ 9 लोगों की मौत से पूरे शहर में हंगामा हो जाता है। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आकर तेज़ी से जांच करना शुरू कर देती है और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इतने लोगों को मौत के घाट किसने उतार दिया होगा। एक साथ 9 लोग आत्महत्या कर लें, ये बात समझ के बाहर थी। हत्या के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस लाशों का पोस्टमार्टम करवाने का फैसला करती है। शुरुआती जांच में कहीं से भी ये संकेत नहीं मिलता है कि मरने वालों के साथ मारपीट की गई है या कोई जोर जबरदस्ती की गई है। फिर भी आगे की जांच के लिए कुछ नमूने लैब में भेज दिया जाता है। इधर पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच में जुट जाती है, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी पुलिस को कहीं से भी कोई कामयाबी मिलती नज़र नहीं आती है। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस बस इतना ही पता लगा पाती है कि 20 मई 2020 की रात को फैक्ट्री में काम करने वाले मकसूद के छोटे बेटे
शहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि सभी की मौत 20 मई 2020 की रात को 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे के बीच हुई है। अब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने लगती है कि शायद सभी की मौत इसी बर्थडे पार्टी में ही हुई होगी। पुलिस अपनी जांच और तेज़ी से करती है और शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेती है, मगर कहीं से भी कोई कामयाबी नज़र नहीं आती है। अभी पुलिस जांच में ही लगी हुई थी कि तभी वारंगल पुलिस के पास एक अनजान व्यक्ति 2 मोबाइल फ़ोन के साथ आता है और वो व्यक्ति बताता है कि उसे ये दोनों मोबाइल फ़ोन पास के ही सोनालिका ट्रैक्टर गोदाम के पास से मिला है। पुलिस के लिए इस मोबाइल का मिलना एक बड़े सबूत के तौर पर मिलने वाला जैसा था। जांच में पता चलता है कि ये मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद आलम की बीवी निशा और दूसरा मोबाइल मरे हुए 9 लोगों में शामिल मजदूर श्रीराम का है। अब पुलिस वाले आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देते हैं। शुरुआती जांच में ही पुलिस को दिखता है कि 20 मई 2020 की शाम 6 बजे ट्रैक्टर गोदाम की तरफ से एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है और फिर वही व्यक्ति 21 मई की सुबह 6 बजे सीसीटीवी फुटेज में घटनास्थल की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले अब इस साइकिल सवार व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देते हैं और कई दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद 25 मई 2020 को सीसीटीवी फुटेज में कैद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार इस व्यक्ति की पहचान संजय कुमार यादव के तौर पर होती है, जो कि बिहार का रहने वाला था और पिछले 6 सालों से तेलंगाना में रहते हुए मजदूरी कर रहा था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस संजय यादव से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में तो संजय 9 लोगों की मौत में से अपना हाथ होने से इनकार कर रहा था, यहाँ तक कि वो खुद को मरने वाले लोगों का दोस्त बता रहा था। मगर जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो संजय कुमार यादव सच्चाई को स्वीकार कर लेता है कि ये सभी हत्याएं उसने ही किया है। संजय के कबूलनामे से हर कोई हैरान रह जाता है। हर किसी के ज़हन में एक ही सवाल चलने लगता है कि आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। अब संजय से इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस फिर से संजय से पूछताछ करती है तो बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। संजय द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक साल 2014 के आसपास संजय काम धंधे के सिलसिले में तेलंगाना आया था। यहाँ उसकी मुलाकात मकसूद आलम से होती है, जो इसी बोरी की फैक्ट्री में काम किया करता था। संजय मकसूद से काम दिलाने की बात करता है। संजय के कहने पर मकसूद इसी फैक्ट्री में उसे काम दिला देता है, जिसमें वो और उसका पूरा परिवार और मरने वाले अन्य लोग काम किया करते थे। संजय के मुताबिक कुछ समय तक तो अच्छे से काम करता है और मकसूद के परिवार का हिस्सा बन जाता है। मकसूद के परिवार में उसकी पत्नी निशा और निशा की एक रिश्तेदार रफ़ीका और रफ़ीका के 3 बच्चे थे। रफ़ीका का तलाक हो चुका था और अपने बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में काम करती थी और इसी फैक्ट्री में काम करते हुए मज़दूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यही काम करते हुए संजय और रफ़ीका एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। सच्चाई इससे अलग ही थी, मगर रफ़ीका यही समझती थी कि संजय भी उसे बेहद प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक ही साथ रहने लगते हैं। कुछ समय तक तो रफ़ीका और संजय हंसी खुशी एक साथ रहते हैं, मगर इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट तब आनी शुरू होती है जब रफ़ीका को शक होता है कि संजय उसकी 16 साल की बेटी पर गंदी नज़र रखने लगा है। इस बारे में जब रफ़ीका संजय से बात करती है तो संजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरे लिए भी बेटी ही है। संजय के ऐसा कहने पर रफ़ीका को थोड़ा इत्मीनान जरूर होता है, मगर समय बीतने के साथ वो देखती है कि संजय अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस कारण अब रफ़ीका संजय से शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू करती है। पहले तो संजय अलग अलग कारणों से शादी को टालता रहता है, मगर जब रफ़ीका जिद करने लगती है तो संजय शादी करने के लिए मान जाता है। शादी से पहले रफ़ीका संजय से कहती है कि शादी से पहले मैं तुमको अपने अम्मी और अब्बू से मिलवाना चाहती हूँ। रफ़ीका के माँ बाप पश्चिम बंगाल में रहते थे। सब कुछ तय होने के बाद 6 मार्च को संजय और रफ़ीका पश्चिम बंगाल जाने वाली गरीब रथ ट्रेन में सवार हो जाते हैं। संजय के खुलासे के मुताबिक असल में संजय रफ़ीका को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करने लगा था। निशा तक जाने के लिए रफ़ीका का बस इस्तेमाल किया जा रहा था। चूँकि रफ़ीका शादी करने के लिए जिद करने लगी थी, इसलिए संजय रफ़ीका को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। वो साजिश के तहत बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही संजय और रफ़ीका ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन कुछ दूर चलती है तो संजय रफ़ीका को पीने के लिए जूस देता है।
इस बात से अनजान कि जूस में बेहोशी की दवा मिलाई गई है, रफ़ीका बड़े आराम से वो जूस पी लेती है, मगर जूस पीते ही वो बेहोश हो जाती है। रफ़ीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में संजय पहले तो दुपट्टे से रफ़ीका का गला घोंट देता है। फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी ज़िले के पास पहुंचती है तो रफ़ीका की लाश अपने कब्जे में लेकर वो ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अगले ही दिन रेलवे पुलिस रफ़ीका की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाती है और रफ़ीका की पहचान करवाने की कोशिश की जाती है, मगर रफ़ीका की कहीं कोई पहचान नहीं हो पाती है। इधर आगे संजय रफ़ीका को ट्रेन से फेंकने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वापस वारंगल वाली ट्रेन पकड़कर वापस आ जाता है। संजय जब वापस अकेले फैक्ट्री आता है तो रफ़ीका के तीनों बच्चे संजय से अपनी मां के बारे में पूछताछ करते हैं। इस पर संजय कहता है कि तुम्हारी मां तुम्हारे नाना नानी के घर में बंगाल में ही रुक गई है। इस पर मकसूद की पत्नी रफ़ीका को फ़ोन करती है, मगर रफ़ीका का फ़ोन नहीं लगता है। इस पर निशा को संजय पर शक होने लगता है और वो मकसूद से इस बारे में बात करती है। मकसूद और निशा मिलकर संजय से रफ़ीका के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। रफ़ीका के बारे में कुछ भी बताने की बजाय संजय वहां से चुपचाप से गायब हो जाता है, मगर लॉकडाउन होने की वजह से कई दिनों तक वो इधर उधर भटकता रहता है और फिर घूम फिर कर 15 मई को वो वापस वारंगल की फैक्ट्री में ही आ जाता है। वापस आने के बाद मकसूद और निशा एक बार फिर से संजय से रफ़ीका के बारे में पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो हम पुलिस के पास जाकर इसकी शिकायत कर देंगे, क्योंकि संजय पहले ही रफ़ीका को मारकर ट्रेन से फेंक चुका था। इसलिए उसे डर सताने लगता है कि अगर मकसूद और निशा पुलिस तक जाएंगे तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए अब संजय मकसूद और निशा को ही अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। अभी संजय इन दोनों को मारने का रास्ता खोज ही रहा था कि संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही अपने बेटे बबलू का जन्मदिन मनाने वाला है। इसी के बाद संजय मोबाइल पर ही नींद की गोलियों को बारे में सर्च करने लगता है और बाज़ार से बड़ी संख्या में नींद की गोलियां खरीद कर ले आता है। और जब सभी लोग जन्मदिन का जश्न मनाने में बिजी रहते हैं तो संजय चुपके से किचन के अंदर जाता है और दाल में एक साथ 60 नींद की गोलियों को मिला देता है। उन सभी लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता है और सभी लोग बड़े आराम से खाना खा लेते हैं। खाना खाते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग लगभग मौत के मुंह के पास पहुंच जाते हैं तब संजय एक एक करके सभी को पहले बोरी में भरना शुरू करता है और फिर एक एक करके उन सभी को खींचकर पास में मौजूद कुएं के पास लाता है और सभी को कुएं में फेंक देता है। पुलिस की पूछताछ में संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद उनमें से कोई भी मरा नहीं था, बल्कि सभी की सांसें चल रही थी। फिर उसने सभी को बोरी में डालकर मरने के लिए कुएं के अंदर फेंक दिया। मरने वालों में मकसूद के परिवार के 6 सदस्यों के अलावा बिहार का ही रहने वाला श्रीराम और श्याम और त्रिपुरा का मोहम्मद शकील भी था, जो मकसूद के साथ ही फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस जब आगे की जांच पड़ताल करती है तो हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। पुलिस जब संजय के मोबाइल की जांच करती है तो खुलासा होता है कि संजय ने रफ़ीका की 16 साल की बेटी की इज्जत लूटी थी और उसका वीडियो भी बनाया था। संजय पर 9 लोगों की हत्या के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। लंबे समय तक मामले की सुनवाई चलती है और 2023 में निचली अदालत ने संजय को 302 और पॉक्सो कोर्ट के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। संजय को भले ही निचली अदालत द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, मगर उसके पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। फिलहाल संजय जेल में ही अपने गुनाह की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आप सभी को जागरूक करके समाज को अपराध मुक्त बनाना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।